तो देखिए, जो असत्कार्यवाद है, सॉरी सत्कार्यवाद जो है कार्यकारिणी सिद्धांत का, जिसका समर्थन सांख्य करता है, ठीक है, वो इस वजह से इस बात का समर्थन कर रहा है ना, कि वो कुछ ऐसे तर्क देता है, जैसे सपोज कोई आप गाजर का हलवा है, ठीक है, ये हो गया कार्य आपका, यानी कि प्रोडक्ट हो गया ये, ठीक है। अब तो क्या ये अचानक से आ गया, है ना? नहीं ना, क्योंकि जब तक गाजर ही नहीं होगा आपके पास तो आप ये प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएंगे। इट मीन्स कि ये कारण में था पहले से, बस आपने उस कारण को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, आपने मॉडिफाई करके इसका हलवा बना दिया, यानी कि क्या किया आपने, कारण का रूपांतरण कर दिया। हिंदी में रूपांतरण बोलते हैं, वैसे मॉडिफिकेशन बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं आप, है ना? क्या किया आपने, उसको मैश किया और पका दिया, बन गया ना। इसी तरह से अगर हम बात करें पनीर की, या फिर कोई मिल्क प्रोडक्ट ले लीजिए आप, दही की, ये कार्य है, यानी कि प्रोडक्ट है एक। अब ये प्रोडक्ट अगर है तो ये ऐसे थोड़ी बन जाएगा, अगर आप सोचो कि आपके पास मिल्क ही नहीं है, दूध ही नहीं है, तो बन पाएगा क्या? बोलो। तो ये दूध से बन रहा है, ठीक है। तो सत्कार्यवाद ये है कि जो भी कार्य है वो ऑलरेडी किसी कारण में पहले से ही विद्यमान है, बस अंतर ये है कि हमको वो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा इसलिए कहेंगे हम कि अव्यक्त रूप से विद्यमान है, ठीक है। कार्य कारण में तो है, देखो, गाजर का हलवा गाजर में तो है, ये पनीर या दही दूध में तो है, ठीक है, बट किस रूप में है ना, छुपा हुआ सा है, मॉडिफाई कर दे, बस छुपा हुआ सा है, हमको दिख नहीं रहा, बस थोड़ा सा हमने उसमें जमुना डाला दही में तो वो दूध में दही, दही बन गया वो। पनीर में हल्का सा नींबू डाला हमने, सॉरी दूध में नींबू डाला हल्का सा, तो वो पनीर बन गया फट करके। तो ये चीजें हैं, कार्य कारण में किस रूप में, अव्यक्त रूप में है, बस ये कहते हैं कि अव्यक्त रूप में, ठीक है, अव्यक्त रूप। अब इसको आप समझिए कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर पहले से ही दूध और दही में अंतर नहीं होगा तो आप कैसे दो अलग अलग प्रोडक्ट समझोगे? देखो, प्रोडक्ट तो अलग अलग है, ये एक अलग चीज है, ये अलग है, गाजर अलग है, हलवा अलग है, पनीर या दही अलग है, दूध अलग है। क्योंकि डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं इसलिए हम कहेंगे कि इस वस्तु से ये दूसरी वस्तु बन पाई, ठीक है ना। पेड़ है, लकड़ियां हैं, फर्नीचर तो नहीं है ना वो, फर्नीचर तो बनाना पड़ रहा है हमको उसका, ठीक है। लेकिन अगर पेड़ ही नहीं है, लकड़ियां ही नहीं है, तो फर्नीचर की कल्पना आप कर भी नहीं सकते ना। तो इट मीन्स कि कोई भी वस्तु अगर बन रही है, किसी वस्तु की उत्पत्ति हो रही है, तो वो उत्पत्ति ऐसे ही नहीं हो जा रही है, उससे पहले किसी ना किसी रूप में वो थी। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे आपका, हम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, जहां पर हम बोलते हैं कि कोई भी ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना समाप्त होती है, बस वो अपने रूप को परिवर्तित कर लेती है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो, उन्होंने पढ़ा होगा, ये समझ रहे होंगे इस चीज को, है ना। कैसी भी ऊर्जा होती है वो क्या करती है, अपना रूप परिवर्तित कर लेती है, बस हो गया, और कुछ नहीं होता, है ना। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आप देखते हैं ये मैकेनिकल एनर्जी से आ रही है, तो मशीनरी वर्क कर रही है, उस मशीनरी से वर्क से क्या हो रहा है, आपका एक एनर्जी इंट्रोड्यूस हो रही है जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फॉर्म में है, उसको आपने इलेक्ट्रिक वर्ड दे दिया है, फॉर्म जो भी हो उसको वर्ड दे दिया, शब्द दे दिया आपने, है ना, इस तरीके से। तो यहां से ये तय है कि कार्य कारण संबंध के, या कार्य कारण जो सिद्धांत है उसके सत्कार्यवाद के अनुसार कोई भी कार्य पूर्व में ही किसी न किसी कारण में विद्यमान है, लेकिन वो अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब उसकी हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब वो एक नए रूप में दिख गया है, तो वो क्या है, एक्सप्लेन हो पा रहा है। एक छोटा उदाहरण दूंगा, हालांकि थोड़ा सा रिलेटिव टाइप का लगेगा आपको।
जैसे शादी ब्याह का माहौल है आजकल, तो आप देखिए कि मेहंदी की रात में कई सारे लोग जो है वो आपस में मेहंदी वगैरह लगा रहे हैं, कई सारी लड़कियां मेहंदी लगा रही हैं, उनमें से एक दुल्हन है। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां, इमेजिन करो इसको कि बहुत सारी लड़कियां हैं मेहंदी लगा रही हैं, है ना, और नॉर्मल तरीके से, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है, तो पता ही नहीं कौन दुल्हन है, लेकिन है तो सही उनमें से। अब जब उसको सजाया जाएगा, उसको मतलब जो गेटअप होता है दुल्हन का उसमें लेके आ जाएगा, तो वो हम पहचानेंगे कि ये है क्या, ब्राइड, यानी कि ये दुल्हन है। थी कहाँ वो, उन्हीं में से तो थी, बट वो पहचान में नहीं आ पा रही थी। इजेंट ऐसा है या नहीं है? है ना? तो यही चीज है कि जो भी कारण है उसी में वो कार्य आपका विद्यमान है, और जैसे ही उसमें एक मॉडिफिकेशन होगा, उसका रूपांतरण होगा, तो वो आपको कार्य स्वतः दिखाई देने लगेगा, यानी कि उसका जो रूप है, स्वरूप है, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, अस्तित्व में आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। ठीक, ये है सत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद जो कि न्याय और वैसे का, वो तो इससे भी सरल है ना, वो तो ये कह रहे हैं कि कार्य अलग चीज है, कारण अलग चीज है। जो कार्य है उसमें कारण तो होता ही नहीं है, ये सॉरी, कारण में तो कार्य है ही नहीं, है ही नहीं तो मतलब है ही नहीं, और उसको समझने की बात ही नहीं बनी। आगे बढ़ूं? ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से भी इस स्टेटमेंट को कह सकते हैं। मैं इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि पूरा सिद्धांत जो है, ये आपका आपका पेन चल रहा है मैम, थोड़ा सा इसको वो करिएगा आप। ठीक है, पेन यूज नहीं करिएगा कि फिर, चलो कोई, इसको मैं अब इरेज भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका एक स्टेटमेंट और लिख लीजिएगा, जिससे और क्लियर हो जाएगा ये आपका। देखिएगा कि उत्पत्ति से पूर्व कारण में कार्य की सत्ता को स्वीकार करता है। कौन? सांख्य। ठीक है, ये स्टेटमेंट है कि उत्पत्ति से पहले ही कारण में कार्य है, कह रहा है क्या है, कारण में कार्य है। ठीक है, कौन कह रहा है? सांख्य दर्शन, यानी कि सत्कार्यवादी। और इसको थोड़ा सा मैं अगर इसका नेगेशन बना दूं, नकारात्मक बना दूं, तो मैं बोलूंगा कि स्टेटमेंट ऊपर वाला वही रहेगा, बस नीचे वाला चेंज हो जाएगा कि स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, ठीक हो जाएगा आपका असत्कारी। ठीक है, चलिए, स्वीकार करता है कौन? सत्कार्यवाद, तभी तो सत्य है वो। नहीं करता है, नेगेटिव वर्ड आ रहा है, तो असत्कार्यवाद हो जाएगा, सिंपल सा समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये सत्कार्यवाद है, इसको भी थोड़ा सा और बाइफरगेट किया गया है, यानी कि इसका भी वर्गीकरण किया गया है। तो दो भाग किए गए इसके, या दो सब पार्ट किए गए हैं। सत्कार्यवाद को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका परिणामवाद। परिणाम मतलब प्रोडक्ट, कुछ बन रहा है, दिख भी रहा है और बन भी रहा है, एग्जैक्टली exactly। दूसरा है आपका, क्या बताओ? विवर्तवाद। वेरी गुड, विवर्तवाद। विवर्तवाद
मतलब आभास हो रहा है, ठीक है, महसूस हो रहा है बट बन नहीं रहा, ठीक है, इसलिए कहेंगे इसको हम आभासी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका वास्तविक। हो गया। फिर परिणामवाद को भी पुनः दो भागों में बांटा जा रहा है, जिनमें से एक हो जाएगा प्रकृति परिणामवाद। प्रकृति परिणामवाद लिख दीजिएगा इसको आगे से आप, ठीक है। ये है आपका सांख्यिक। ये सांख्यिक की पूरी व्याख्या ही आपकी प्रकृति और पुरुष पर है ना। और दूसरा है ब्रह्म परिणामवाद। ये है आपका विशिष्ट, वो जो विशिष्ट द्वैतवाद है ना, विशिष्टाद्वैत, ठीक है, इसका किसने दिया है? ये रामानुज ने दिया है, ठीक है। ये तो आगे पढ़ेंगे हम, जो अद्वैत पढ़ेंगे तो वहां पर आ जाएगा, फिर भी रामानुज का है। विवर्तवाद जो है इसके समर्थक है आपके अद्वैतवाद, शंकराचार्य, ठीक है, यानी शंकराचार्य। अब देखो, समझो ना इस चीज को, ये तो पांच तत्वों को मान रहा है सांख्य, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विशिष्ट द्वैत भी क्या है? द्वैत यानी कि दो, विशिष्ट रूप से दो तत्वों को स्वीकार करता है। लेकिन अद्वैत जो है वो तो एक ही तत्व को मान रहा है, दूसरा तत्व मानता ही नहीं वो। अगर वो दूसरा तत्व मानता ही नहीं है तो यहाँ पर तो कार्य और कारण अलग अलग होगा ही नहीं इसके अनुसार, है ना। और जब ऐसा होगा ही नहीं तो ये कहेगा कि भाई तुमको लग रहा है ना, तुमको लग रहा है कि ये इससे बन रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, इसे तुमको लग रहा है, यानी कि तुमको आभास हो रहा है इस चीज का, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अद्वैतवाद जो विवर्तवाद की का समर्थन करता है, उसका सिर्फ यही कारण है कि ये दूसरे तत्व को मानेगा ही नहीं, इसके लिए हर तत्व क्या है? विशिष्ट है, एक ही है तत्व, उससे कुछ कुछ नहीं बनता, वो अपने आप में स्वतंत्र है। इस तरह से इसको इनने व्याख्या की है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो परिणामवाद को मानने वालों में कौन कौन आ जाएंगे? पहला है सांख्य, दूसरा आपका नीचे लिखा है मैंने विशिष्ट द्वैत, थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो जा रहा है, आप लोग प्लीज सुन करके नोट कर लीजिएगा, हाँ। और तीसरा आपका योग, योग दर्शन भी इसको मानता है, ठीक है, परिणामवाद को। तो फिर से बताता हूँ, सत्कार्य के अनुसार कि कार्य पहले से ही कारण में था, दही पहले से ही दूध में था, निकल कर बाद में आया, दिखा बाद में, एक अलग रूप ले लिया उसने तो हम उसको पहचानने लगे। फिर अब इसी सत्कार्यवाद के दो भाग हो जाते हैं, एक है परिणामवाद, एक है विवर्तवाद। परिणामवाद जहां पर स्पष्ट रूप से जो कार्य है वो दिखाई दे रहा है, उसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकते हैं, है ना, उसके वस्तुनिष्ठ रूप में, ऑब्जेक्टिविटी के फॉर्म में। लेकिन दूसरा जो है विवर्तवाद, उसमें हमको बस आभास हो रहा है ना, हमको लग रहा है कि कुछ नया बन गया बट वो बन नहीं रहा है, ठीक है। जैसे अगर
विवर्तवाद की व्याख्या की जाए तो अभी तक हम कह रहे थे कि पेड़ से, लकड़ियों से फर्नीचर बन रहा है, लेकिन विवर्तवाद जो है वो ये कहता है कि पेड़ एक, जो लकड़ी है वो एक अलग चीज है, उससे भले ही फर्नीचर बन रहा है लेकिन फर्नीचर एक अलग रूप है। ठीक है, उसको हम किसी भी तरह से लकड़ी का मॉडिफिकेशन नहीं कह सकते, हमने मॉडिफाई नहीं किया उसको। ठीक है, इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उतना एक्सेप्टेबल नहीं है, उतना स्वीकार्य नहीं है। तो अगर बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिणामवाद है ना, जहाँ पर वास्तविक रूप परिवर्तन की बात की जा रही है, वो अधिक स्वीकार्य है। इसीलिए आप देखेंगे ये सांख्य, विशिष्ट द्वैत, योग आदि अन्य दर्शनों ने भी इसको स्वीकार किया है। व्यर्थवाद तो सिर्फ एक वैचारिक व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है अद्वैत द्वारा, ताकि वो अपने जो विचारधारा है उसको पूर्ण रूप से स्थापित कर सके। अन्यथा इसका कोई बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन ये नहीं दे पाए। ठीक है, तो ये लिखाने की जरूरत नहीं है ना। परिणामवाद वास्तविक परिवर्तन है और विवर्तवाद अवास्तविक परिवर्तन है, यानी कि आभासी परिवर्तन है, इतना याद रखें। फिर हम चलते हैं आगे। और जो प्रकृति और पुरुष की जो व्याख्या की है ना इसने, उसे समझते हैं। सांख्य द्वारा प्रकृति और पुरुष की व्याख्या किस रूप में की गई है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो देखिए, पहले तो सांख्य से पहले के जो दर्शन है, वो जो ये विश्व है या फिर जो ये सृष्टि है, जो भी कहिए इसको आप, इसकी व्याख्या करते हुए बोलते हैं। ठीक है, दो विचारधाराएं निकल करके आती हैं। पहले ये कहती है कि जो सृष्टि है वो स्थूल तत्वों से बना हुआ है, स्थूल मतलब बड़े। ठीक है, और दूसरी व्याख्या कहती है कि ये, दूसरा विचार कहता है कि ये सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है। तो स्थूल से बना हुआ है कौन बोलता है? जैसे चार्वाक है, कि जिनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा वो स्थूल को ही स्वीकार करेंगे। ठीक है, चार्वाक हो गया आपका, जैन हो गया, ठीक है, न्याय है, और वैशेषिकी है। ये सभी बोलते हैं कि स्थूल, स्थूल मतलब क्या आपका? मूर्त, दिखाई दे आप लोगों को। ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं। और सूक्ष्म मतलब क्या? अमूर्त। अब मूर्त क्या है बताओ? है ना? कोई भी वस्तु, कुछ भी हो सकता है। जैसे पेड़ है, दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना? क्यों? इस तरह से जल है, तालाब दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, पहाड़ है, दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक, तो जो कुछ दिखाई दे रहा है वो स्थूल है, और है ना, उसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है, ऐसा कौन कह रहा है? चारवाक, जैन, न्याय और वैशेषिकी। इसके अलावा अमूर्त की बात करें तो क्या है अमूर्त? जो आपको नहीं दिखाई देता। अब नहीं दिखाई देता में ये नहीं कि आपके जो अंदर, शरीर के अंदर हार्ट है, किडनी है, नहीं दिखाई देती है, ऐसा नहीं कह सकते आप। वो भी दिखाई देती है, जब उसका आप स्कैनिंग वगैरह करते हैं, एक्सरे वगैरह सब कुछ दिखाई देता है, एमआरआई वगैरह करते हैं, या फिर चीर फाड़ होती है, सब दिखाई देता है, वो सब मूर्त में आएगा। अमूर्त मतलब जो दिखाई ही नहीं दे सकता, जैसे मन, माइंड, बुद्धि।
चेतना दिखाई देती क्या है, बताओ? नहीं ना, क्यों? तभी तो मनोविज्ञान पढ़ते हैं आप, तो उसमें आते नहीं मन का विज्ञान है तो, और फिर बाद में कहता है मन कहाँ दिखाई दे रहा, मन को कैसे देख रहे हो आप, तो फिर वो व्याख्या बेकार होती है। फिर बोलते चेतना का विज्ञान है, फिर बात आती है चेतना कहाँ दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही तो खत्म, कुछ है ही नहीं, है ना। इस तरह से तो चेतना है, मन है, बुद्धि, इसको देख कहाँ रहे हैं हम, इसको महसूस कर रहे हैं, लेकिन देख नहीं रहे, इसका मतलब इसका अस्तित्व नहीं है अस्तित्व, कि इसकी वैज्ञानिक व्याख्याएं हो चुकी हैं। ठीक है, कौन मानता है इस बात को? सृष्टि का निर्माण केवल मूर्त यानी स्थूल तत्वों से हुआ है, ये चार्वाक, जैन, न्याय और वैशेषिकी दर्शनों की विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा है कि सृष्टि का निर्माण जो है वो सूक्ष्म तत्वों से हुआ है, यानी कि अमूर्त जो दिखाई नहीं देते हैं उनसे हुआ है। ये विचारधारा है इसकी वेदांत के और बौद्ध धर्म की, क्योंकि बौद्ध धर्म में दुख की व्याख्या की है और दुख दिखाई नहीं देता, अंदर से महसूस होता है सिर्फ। ठीक है, तो फिलहाल वो तो बौद्ध धर्म में भी ये कहा जाता है कि महायान जो है उसकी व्याख्या है। ठीक है, क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन हमने पढ़ा, तो बौद्ध दर्शन में तो आपने देखा कि उसकी तत्वमीमांसा है ही नहीं, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने किसी प्रकार के तत्व को स्वीकार करने की बात ही नहीं की है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कोई तत्व होता नहीं है, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कोई तत्व होता है, मतलब उन्होंने इस पर कोई विचार दिया ही नहीं। अगर उनसे कोई कहे कि ये सृष्टि जो है ये विविध तत्वों से मिलकर बनी है, तो महात्मा बुद्ध उस पर भी मौन है, वो उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। और कोई कहे कि ये जो सृष्टि है वो किसी भी तत्व से मिलकर नहीं बनी है, तत्व है ही नहीं, तो इस पर भी मौन है। वो ये भी नहीं कह रहे कि तत्व नहीं होता, शून्य है भी नहीं कह रहे हो, और वो ये भी नहीं कह रहे कि तत्व होता है, वो इस पर बात ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, हेलो। क्योंकि अगर वो कहेंगे कि तत्व नहीं है तो उनको फिर सिद्ध करना पड़ेगा, वो ये कहेंगे कि तत्व है तो ये भी सिद्ध करना पड़ेगा, तो इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हो। वो तो ये कह रहे हैं कि और कुछ पता है, हो ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि दुख है व्यक्ति को। अब वो दुख जो है उसका कोई कोई ना कोई तो उसका कारण है ही, बस उस कारण को पहचानो, उसको दूर करो। नहीं पता चल रहा है कारण, नहीं दूर कर पा रहे हो, तो अष्टांग मार्ग जो दिए गए हैं उनको अपनाओ, और उनको अपनाओगे तो निश्चित रूप से दुख से पार पा जाओगे, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रही आपकी अन्य विचारधाराओं की, दर्शनों की बात। लेकिन जो सांख्य दर्शन जिस पर आज की चर्चा हमारी मुख्य रूप से है, वो जो सांख्य दर्शन है वो इन दोनों ही विचारधाराओं को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, सांख्य के अनुसार जो प्रकृति है, ठीक है, वो प्रकृति ही सृष्टि का मूल कारण है। ठीक है, सृष्टि का, पता नहीं पैर में क्या होगी, सृष्टि का मूल। ठीक है, और जो प्रकृति है वो स्थूल भी है और वो सूक्ष्म भी है। ठीक है, तो आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। स्थूल कैसे है और सूक्ष्म कैसे है, तो 25 तत्व को याद कर लीजिए आप। उन 25 तत्वों में कुछ तत्व तो ऐसे हैं जो कि आपको दिखाई देते हैं, जैसे आपकी कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया आदि। कुछ तत्व ऐसे हैं जो दिखाई ही नहीं देते हैं, गुण, गुण दिखाई थोड़ी देते हैं, रजस सत्व, है ना, आदि। तो इस तरीके से तो ये दोनों को ही स्वीकार कर रहे हैं, अदृश्य
यानी कि अमूर्त रूप को भी और मूर्त रूप को भी। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जो प्रकृति है, इसकी व्याख्या करते हुए थोड़ा सा, प्रकृति अदृश्य भी है, ठीक है, अव्यक्त भी है, अचेतन भी है, शाश्वत भी है, ठीक है, और व्यक्तित्वहीन भी है। ठीक है, ये इसलिए लिखना है क्योंकि पूछ सकता है आपसे वो कि सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति का कौन सा गुण नहीं है, अदृश्य है, अव्यक्त है, ठीक है, अचेतन है ना, और शाश्वत भी है, व्यक्तिहीन भी। हेलो। देखिए, प्रकृति जो है अदृश्य क्यों है, क्योंकि अभी अभी हमने बात की कि जो सांख्य दर्शन है वो स्थूल को भी और सूक्ष्म को भी स्वीकार करता है। अगर सूक्ष्म की बात कर रहे हैं तो सूक्ष्म यानी कि अमूर्त, अमूर्त मतलब कि जिसका कोई रूप ही नहीं है, रूप ही नहीं है तो दिखाई कहाँ देगा, और दिखाई नहीं दे रहा मतलब अदृश्य है। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से प्रकृति क्या है, अदृश्य है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तत्वों का समावेश है, और जो हम देख ही नहीं सकते, तो इसलिए वो अव्यक्त, सॉरी, अदृश्य है। ठीक है, अब ये अव्यक्त क्यों है, यानी कि व्यक्त क्यों नहीं की जा सकती? तो क्योंकि कार्य कारण संबंध जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि सांख्य दर्शन जो है वो सत्कार्यवाद का समर्थन करता है, और सत्कार्यवाद में जो कार्य है वो पहले से ही विद्यमान है कारण में। जो चीज पहले से ही है उसकी आप नवीन व्याख्या कैसे करोगे, है ना? तो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी, जिसको हम प्रकृति का एक रूप मान रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पृथ्वी यानी कि सृष्टि के मूल में प्रकृति है। तो जो प्रकृति है, एक, वो ऑटोमेटिकली क्या है, सृष्टि के अलग अलग तत्वों के रूप में विद्यमान है। अब उन तत्वों का रूपांतरण हो रहा है और चीजें हमारे सामने आ रही हैं। ठीक है, तो हम उसकी कोई नई व्याख्या नहीं कर सकते। अभी कह रहे हैं अचेतन है, अचेतन क्यों है? क्योंकि पृथ्वी को जड़, अच्छा एक ये चीज याद रखिएगा आप, पृथ्वी और पुरुष की व्याख्या में पृथ्वी को जड़ कहा गया है और पुरुष को निष्क्रिय कहा गया है। याद रखना है इसको आप, पृथ्वी को जड़ और पुरुष को निष्क्रिय। आगे मैं बताऊंगा कि क्या मतलब है इसका। तो क्योंकि पृथ्वी को ये जड़ कह रहे हैं, ठीक है, और जो जड़ है, जड़ बुद्धि सुना होगा आप लोगों ने, जब हम आईक्यू पढ़ते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन में है, जिसकी बुद्धि लब्धि 40 से भी कम होती है उसको जड़ बुद्धि कहा जाता है। मतलब कि अब वो कुछ नहीं समझ सकता, कुछ नहीं सोच सकता। कुछ ना सोच पाना, कुछ ना समझ पाना मतलब कि कोई चेतना होना ही नहीं, कुछ चेतना ही नहीं है। मतलब जड़ है तो उसमें मतलब कोई चेतन है ही नहीं, तो चेतना ही नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आपका अचेतन हो जाएगा। ठीक है ना? फिर है शाश्वत। शाश्वत क्यों है? क्योंकि शाश्वत का मतलब क्या होता है आपका, बताइए। जो हमेशा रहे। हमेशा रहे, ठीक है। अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? क्योंकि पृथ्वी में जितने तत्व हैं उन तत्वों में कई सारे गुण हैं, गुण तो कभी समाप्त नहीं हो सकते ना।
क्यों? हो सकते हैं? नहीं। वही व्यक्ति है, समाप्त हो सकता है, पेड़ है समाप्त हो सकता है, धातु है समाप्त हो सकती है, लेकिन गुण कभी समाप्त नहीं होते, वो सदैव रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो सृष्टि की ऑलमोस्ट सारे ही वस्तुओं का मूल कारण है। जब पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी तभी जाकर के प्रकृति समाप्त होगी, और सृष्टि समाप्त हो नहीं सकती कभी। ठीक है, इस वजह से इसको हम शाश्वत कह सकते हैं। व्यक्तित्वहीन है, व्यक्तित्व क्यों नहीं है इसका? क्योंकि यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि पृथ्वी क्या है आपका, सॉरी प्रकृति क्या है, जड़ है। जड़ है तो उसमें चेतना नहीं है, चेतना नहीं है इसका मतलब कि उसमें क्या, बुद्धि ही नहीं है ना। और बुद्धि नहीं है तो किसी भी व्यक्ति में बुद्धि कम हो सकती है, अधिक हो सकती है, लेकिन किसी न किसी रूप में होगी ही सही। ठीक, आप पढ़ते भी होंगे कि जो साइकोलॉजिकल जितने भी आपके टेस्ट होते हैं, वो उसमें एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता कभी। पढ़ा होगा आप लोगों ने, लर्निंग कभी शून्य नहीं होती, अधिगम कभी शून्य नहीं होता, है ना। बुद्धि कभी शून्य नहीं हो सकती है क्या, बताइए? कोई भौतिक वस्तु है, अगर उसका आप मापन कर रहे हैं तो वहां पर तो आपको एब्सोल्यूट जीरो देखने को मिलेगा, वहां पर तो आपको निश्चित रूप से शून्य देखने को मिल जाएगा। मतलब कि किताब है, आपने वो किताब उस स्थान से हटा कर कहीं और रख दी तो शून्य हो गया, या उस किताब को आपने जला दिया, समाप्त कर दिया, शून्य हो जाएगा। ठीक, लेकिन जितने भी आपके ये बुद्धि, ये अधिगम, या अन्य और भी जो पढ़ते हैं आप साइकोलॉजी में, वो कुछ भी आपका शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार से जो बुद्धि नहीं है, हम कह रहे हैं कि बुद्धि है ही नहीं, तो फिर उसका व्यक्तित्व कहाँ से हो सकता है, होगा ही तो व्यक्तित्वहीन बोल दिया इसको। किसी का माइक ऑन हो गया है, प्लीज इसको थोड़ा सा आप अनम्यूट, ओ सॉरी म्यूट करने की कृपा करेंगे। हेलो, देखिए इस तरह से काफी सारी बातें हमने ज्ञान इसकी सांख्य दर्शन की अभी, है ना। अब सांख्य दर्शन की इतनी सारी बातें कर दी हैं, बट अभी भी समाप्त नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। अब उतना हम डिस्कस नहीं करते हैं, अब हम चलते हैं सीधे सीधे ये कि शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आज काफी समय हो गया है, कल की क्लास जब हमारी शुरू होगी तो शुरुआत में ही हम सांख्य दर्शन के जो मूल सिद्धांत हैं वो थोड़ा सा देख लेंगे। और वो सिद्धांत कुछ अलग नहीं है, वही है जो अभी आज डिस्कस किए हैं। आज थोड़ी सी उसको एलेबोरेट कर दिया, कल उसको थोड़ा पॉइंट्स बना करके समझ लेंगे, जैसे कि मूल सिद्धांत का लिखना चाहें तो, है ना। तो ये कह रहे हैं कि सृष्टि, जो सृष्टि है वो प्रकृति और पुरुष से मिलके बनी है, जो कि अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, पहला सिद्धांत। अब सृष्टि बनी है प्रकृति और पुरुष के योग से, उनसे मिलके बनी है। तो दूसरे सिद्धांत का जो व्याख्या है वो इस प्रकार से है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही क्या है, मूल तत्व हैं। और अभी अभी हमने देखा 25 तत्वों में जो मुख्य तत्व है वो प्रकृति और पुरुष ही है। ठीक है, इसी प्रकार से पुरुष को पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, क्योंकि पुरुष में क्या है, आत्मा है, और आत्मा को हमारे वेद पुराणों में, दर्शन में हमेशा क्या माना गया है, आपका स्वतंत्र माना गया है, जिसको बांधा नहीं जा सकता, है ना। फिर विकासवाद की बात करते हैं अपने अगले सिद्धांत में, जहां पर ये कहते हैं कि जो मनुष्य है
उसका जो विकास है, उसका जो डेवलपमेंट है, वो जड़ और चेतन दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है। अब जड़ क्या है? प्रकृति है। और चेतन क्या है? पुरुष है। तो जब पूरी सृष्टि का निर्माण पुरुष और प्रकृति से मिलकर हो रहा है, तो विकास भी उसी से होगा। फिर है मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य। तो क्योंकि ये एक आस्तिक दर्शन है, वेदों को मानता है, और वेदों में अंतिम उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति ही है, मोक्ष की प्राप्ति ही है। यहाँ पर भी अंतिम उद्देश्य जो है वो मोक्ष की प्राप्ति यानी कि मुक्ति की प्राप्ति होगा। अब उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या? विवेक, ठीक है, का होना आवश्यक है। ये इसका अगला सिद्धांत है। ठीक। तो मुक्ति के लिए विवेक आवश्यक है, और विवेक के लिए जो आवश्यक है वो है आपका योग। ठीक। जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी होंगे। ठीक है ना। तो फिर वही बात कि अंतिम उद्देश्य मुक्ति, मुक्ति के लिए विवेक का होना आवश्यक है। विवेक की प्राप्ति के लिए योग दर्शन यानी योग मार्ग जो है वो उचित है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि होगी। आप लिख भी सकते हैं जो बोल रहा हूँ उसको बाद में रिकॉर्डिंग से देख के। और फिर योग मार्ग में जिससे कि आप विवेक को प्राप्त करेंगे, है ना, योग मार्ग में चलने के लिए नैतिक आचरण अत्यंत आवश्यक है। अब आप खुद समझ जाइए कि जो शिक्षा बनेगी वो कैसी बनेगी, उसमें किस बात पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज थोड़ा सा लंबा खिंच गया क्योंकि भारतीय दर्शन से पहले हमने डिस्कस नहीं किए थे, बट आगे जो हम पढ़ेंगे वेदांत वगैरह, उसमें इतना लंबा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो कल चला गया उसके लिए सॉरी, क्लास नहीं हो पाई थी, और आने वाला कल है थैंक यू सर। उसमें क्लास होगी हमारी। ठीक है। थैंक यू सर। Okay.